गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का सारण गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं डॉक्टर पुष्कल गिरी आज क्लास 11th के रेनबो पार्ट 1 के प्रोज चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है एनिमल्स इन प्रिजन, उसको लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम लोग प्रोज का पहला चैप्टर आज देखेंगे जिसका टाइटल है, टॉपिक है एनिमल्स इन प्रिजन। चैप्टर शुरू करने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको प्रिजन में रहना, कैद में रहना पसंद है, तो आपका जवाब बिल्कुल ना होगा। कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी के अधीन नहीं रहना चाहता है, वह स्वतंत्र रहना चाहता है। सभी को आज़ादी चाहिए और आज़ादी के साथ रहने के लिए वह सोचता है। तो इस चैप्टर में एनिमल्स इन प्रिजन हम लोग क्या करते हैं, अपने खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए क्या करते हैं, जानवरों को पिंजरे में कैद कर देते हैं। हमें खुशी की अनुभूति होती है, लेकिन कभी हम ये सोचते हैं कि जिस जानवर को हम पिंजरे के अंदर कैद कर रहे हैं वह क्या सोच रहा होगा। क्या उसे आज़ादी नहीं चाहिए? क्या उसको स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। जैसे आपको आज़ादी चाहिए वैसे पशु पक्षी और जानवरों को भी आज़ादी चाहिए। इसी के ऊपर हमारा आज का टॉपिक है, जो कि जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। यह जो टॉपिक है, यह जो चैप्टर है एनिमल्स इन प्रिजन, वह एक लेटर के रूप में है, क्योंकि जब नेहरू जी 1942 में 1942 में जब हमारा भारत स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, अपनी आज़ादी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे, उस समय बहुत सारे हमारे देशभक्त लोग जेल में थे। अंग्रेजों के द्वारा उनको जेल भर दिया गया ताकि वो लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सके, स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई न लड़ सके, उनको जेल में डाल दिया गया। ठीक उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जेल के अंदर थे, और वह जेल कहाँ था? अहमदनगर फोर्ट। उस जेल के अंदर वह, चूंकि उनके पास स्पेयर टाइम था, एक छोटी सी काल कोठरी के अंदर उनको कैद कर दिया गया था, उनके पास और कोई टाइम स्पेयर का साधन नहीं था, तो वो पार्ट टाइम में जब वो फ्री थे तो क्या करते थे, लेटर लिखते थे। और इससे पहले के क्लास में, एक क्लास 11th-12th में नेहरूज लेटर टू हिज डॉटर के नाम से 6 लेटर हम लोग पढ़ते थे। उसी लेटर का एक पार्ट है जिसमें से कि एनिमल्स इन प्रिजन को बताया गया है। अब इस टॉपिक का जो हमारा मेन थीम है, इस लेटर का जो मेन थीम है वह क्या है? कहता है कि फ्रीडम इज द बर्थ राइट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, ऑल लिविंग बींग्स, नॉट ह्यूमन बींग्स। क्योंकि मैंने कहा ना कि जैसे हमें स्वतंत्रता चाहिए, जैसे ह्यूमन बींग को अपनी आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, ठीक वैसे जानवरों को भी अपनी आज़ादी चाहिए। उनको भी अपने अनुसार, अपने स्वच्छंद वातावरण के अनुसार खुलकर जीने का अधिकार है, और यह अधिकार हमें नहीं छीननी चाहिए। क्योंकि किसी को हम पराधीन करके, किसी को उसको बंधन में बांध करके, उसकी जो आइडेंटिटी है, उसका जो अंदर का जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, जो हक है, उसको हम छीन लेते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। इसी टॉपिक पे हमारा आज का थीम है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो पहला पॉइंट है इस चैप्टर पे एनिमल्स इन प्रिजन में, उसमें कहता है कि व्हाई नेहरू रोट दिस। आखिर नेहरू जी ने यह लेटर क्यों लिखी? यह टॉपिक जो हमारा है एनिमल्स इन प्रिजन लिखने का उनका क्या पर्पस था, किस उद्देश्य से उन्होंने इस लेटर को लिखा? तो जैसा बताया मैंने कि 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय कहाँ थे ये? अहमदनगर जेल में कैद थे। कौन? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसी जेल से इन्होंने इस लेटर को लिखा। किसको लेटर लिखा? टू हुम?
हिज डॉटर इंदिरा गांधी एज लेटर। मैंने बताया ना कि नेहरू लेटर टू हिज डॉटर 6 लेटर पहले के स्लो से पढ़ा था। ठीक वैसे ही अभी जो है ये जो लेटर है एनिमल्स इन प्रिजन, उन्होंने किसके लिए लिखा? अपनी बेटी प्रियदर्शनी। बचपन का नाम श्रीमती इंदिरा गांधी का प्रियदर्शनी था, जिनके लिए जेल से उनके फादर यानी कि नेहरू जी ने लेटर लिखा। पर्पस क्या था? आखिर में जेल से अपनी बेटी के नाम लेटर लिखने का पर्पस क्या था? तो पर्पस था टू टीच हर अबाउट फ्रीडम। इंदिरा गांधी को, प्रियदर्शनी को आजादी के बारे में बताना कि आजादी का रियल पर्पस क्या है। दूसरा, काइंडनेस, दयालुता क्या होती है, हम किसी के प्रति काइंड हार्टेड कैसे हो सकते हैं और उस काइंड हार्टेड का क्या पर्पस है, किस उद्देश्य से होना है और क्या उसका बेनिफिट है। और तीसरा है ह्यूमैनिटी, मतलब कि मानवता। 3 बातें बताने के लिए नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को यह लेटर लिखी, जिसमें पहला पर्पस है टू टीच फ्रीडम, आजादी के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में। दूसरा, काइंडनेस, दयालुता के बारे में। और तीसरा, ह्यूमैनिटी, मानवता के बारे में, ताकि हम एक अच्छे वेल ह्यूमन बीइंग बन सके। तो इसमें एक कोट हमने लिखा है, जिसका लिखा है, ए प्रिजन इज अ प्रिजन वेदर इट इज फॉर मेन और एनिमल्स। यह नहीं कि आदमी के लिए, मनुष्य के लिए जेल, प्रिजन जेल है, कैद खाना है जिसमें हम कैद हो जाते हैं, और जानवरों के लिए नहीं। यह जेल जो है, यह जो प्रिजन है, यह जो कैद है, वह सबके लिए है। ऑल लिविंग क्रिएचर्स इन दिस वर्ल्ड के लिए है, जिसमें मानव के साथ साथ पशु पक्षी और जानवर भी आते हैं। तो जेल है, सबके लिए है, चाहे वो जानवर हो, पशु पक्षी हो या मानव हो। इसलिए उन्होंने इस लेटर को लिखा, यही उनका पर्पस था लेटर लिखने का। आगे बढ़े। अब अगर हम सेंट्रल आइडिया की बात करें इस टॉपिक पे, तो इस टॉपिक का सेंट्रल आइडिया क्या होगा, इसको जरा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि व्हाट डिड नेहरू जी ऑब्जर्व। अब जेल के अंदर उनके पास कोई काम नहीं था, तो उन्होंने जेल को क्या ऑब्जर्व किया, जेल के अंदर किन किन बातों को उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, निरीक्षण किया, और तब उन्होंने क्या ऑब्जर्व के बाद अपना रिस्पॉन्स दिया। तो पहला है, ही सॉ एनिमल्स इन जू। चिड़ियाखाना में, जू जहां पे है, उन्होंने कुछ एनिमल्स को देखा। एंड फेल्ट दे वर प्रिजनर्स जस्ट लाइक हिम। ठीक वैसे ही महसूस किया जैसा वो खुद अपने जेल में आकर के महसूस कर रहे थे। हम लोग जू देखने जाते हैं, जब जू में जानवरों को देखने जाते हैं तो हम तो बहुत आनंदित होते हैं जानवरों को देख करके, लेकिन हम तो बाहर हैं और जानवर कहाँ हैं? प्रिजन में है, जेल में है, कैद है। वह किस तरह से अपने आप को रिएक्ट कर रहा है, यह वही जानता है, क्योंकि वह कैद है, किसी के अंदर अधीन है। तो इसमें जस्ट वो जैसा अपने आप को जेल में महसूस कर रहे हैं, ठीक वैसे ही वो जानवरों को ही महसूस कर रहे हैं कि जैसे मैं प्रिजन में हूं, जैसे मैं जेल में हूं, ठीक जानवर भी वैसे ही कैद हैं। अब इसमें उन्होंने 3 कंपैरिजन्स को डाला। पहला कंपैरिजन है लॉस ऑफ फ्रीडम। बिल्कुल, जहां हम किसी के अधीन हो गए, जहां हम किसी के अनुसार अधीन होकर के उसकी बातों को मानने लगे, उसके अनुसार सब कुछ करना शुरू कर दिए, वहां हमारा फ्रीडम खत्म हो गया, लॉस ऑफ फ्रीडम हो गया, हमारी आजादी छिन गई। हम आजाद नहीं हैं, हम अपने से स्वच्छंद न विचरण कर सकते हैं, न थिंकिंग कर सकते हैं, और न ही कुछ कर सकते हैं। दैट इज द लॉस ऑफ फ्रीडम। And the loss of freedom is not only for the men and women, it is for all living creatures, including men and women and animals also. So both men and animals, दोनों को कहता है lose their natural life in prison. अब बाघ का जो नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल जो उसका होम है, वो कहाँ है? जंगल है। अब जंगल से उठा करके हम उसको ले आकर के जू में कैद कर दिए, तो उसका लाइफ जो स्वच्छंद वितरण करके अपने आप को, जंगल का शेर, जंगल में जो राजा उसका शेर होता है,
बाघ जो है अपने हिसाब से वह पूरा स्वच्छंद वितरण करता है, अपनी आजादी से रहता है। लेकिन जैसे ही उसको जू में कैद कर दिया, वो क्या हो गया, उसका जो नेचुरल आइडेंटिटी है, जो उसकी वास्तविक आइडेंटिटी है, जिसमें नेचर में वह रहता है, उसको वो खो देता है। कहाँ आकर के? प्रिजन में आकर के। तो इसलिए प्रिजन ही है, चाहे वो मेन हो, चाहे वो विमेन हो, या एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, कोई भी हो, सबके लिए जेल ही है। दूसरा जो आपका कंपैरिजन है अननेचुरल बिहेवियर, जाहिर सी बात है कि एक आप स्वच्छंद रहिए, अपने घर पे खुली आजादी के साथ रहिए, और दूसरे सिनेरियो में आपको एक जगह जेल में कैद कर दिया गया, तो क्या हो गया, आपके बिहेवियर में भी चेंजेज आएंगे, क्योंकि यहाँ आप स्वच्छंद रूप से अपने अनुसार अपने लाइफ को जी रहे थे। लेकिन कैद होने के बाद, जेल में बंद होने के बाद क्या हो गया, आपकी आइडेंटिटी वहीं खत्म, आप उसके अनुसार रहना शुरू कर देंगे। तो आपका जो नेचुरलिटी है वह खत्म होगा, आपका बिहेवियर जो होगा वो अननेचुरल हो जाएगा। जिसमें देखिए एनिमल्स, अगर जंगल में बाघ है, शेर है, तो वो पूरा दहाड़ेगा, घूमेगा, चिल्लाएगा। लेकिन जैसे ही वह पिंजरे में बंद हो गया तो क्या हो गया, वो सुस्त हो गया, क्योंकि उसका जो जगह है वो पूरा जंगल है। अब यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे आकर के वो कैद हो गया, तो उसका जो स्पेस है वो कम हो गया, वो खुले वातावरण में घूम नहीं सकता है, वह स्वच्छंद वितरण नहीं कर सकता है, उसके अंदर डलनेस आ जाती है, वो शिथिल पड़ जाता है। दूसरा, एंग्री और जो मैडनेस है वो क्रिएट हो जाती है, ह्यूमंस बिकम होपलेस। और हम जब जेल में जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, आशाविहीन हो जाते हैं। हमारे पास कोई अब आशा नहीं रहती है कि आगे का हमारा करियर क्या होगा, हम कैसे अपने लाइफ को जिएंगे। इसलिए हम हतोत्साहित हो जाते हैं होपलेस लाइफ से, कि अब हमारा जीवन जो है यही खत्म हो गया। ठीक वैसे प्रिजन में जानवर भी अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वह खत्म हो रहा है। तीसरा जो पॉइंट है वो है क्रुएल्टी ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता के ऊपर वार। कैसे? We cage others for our entertainment। हम अपने सुख, हम अपने खुशी के लिए, हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए जानवरों को तो हमने जू में डाल दिया, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि वो जानवर का जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें वो कैसे रहता है? और हमारे सामने वो देखते हैं, हम लोग जब जू में जाते हैं तो जानवर, बाघ या शेर जहाँ चीता जैसे है वैसे सोया रहता है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो होपलेस है, उसको लगा कि मैं कहाँ आकर के कैद हो गया हूँ। तो हमें तो अपनी एंटरटेनमेंट की खुशी होती है कि हम जू में जानवरों को, वैरायटी ऑफ जानवर्स को हम देख रहे हैं, लेकिन वो जो है अपने आप को असहाय महसूस कर देता है। इसलिए ये सिविलाइजेशन के ऊपर एक क्रूरता है, यहाँ पे हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी को भी, चाहे वो पशु पक्षी हो, जानवर हो, या किसी को भी हम अपने अधीन या उसको प्रिजन में रखें। तो इन 3 मेजर पॉइंट्स पे उन्होंने कंपैरिजन किया। इसलिए इसका जो सेंट्रल आइडिया होगा इस चैप्टर का, वह पहला होगा लॉस ऑफ फ्रीडम, दूसरा अननेचुरल बिहेवियर, और तीसरा है क्रुएल्टी ऑफ सिविलाइजेशन। आगे बढ़े। अब नेहरू जी का केज्ड एनिमल के प्रति क्या डिस्क्रिप्शन था, थोड़ा उसको हम देख लेते हैं। कहता है कि द प्रिजनर्स ऑफ द जू। अगर टाइगर और लायन की हम बात करें, आज आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में टाइगर की संख्या 1085 रह गया है, जिसमें सबसे अधिक बाघ हमारे इंडिया में। सोचिए, आज बाघ को बचाने के लिए बहुत सारे कैंपेन गवर्नमेंट चला रही है, क्योंकि अगर उनको हम नहीं बचाए तो वही डायनासोर की हाथ होगी, जो कि प्रजाति की पूरी विलुप्त हो जाएगी। इसलिए उसको बचाने के लिए हमें उसके सराउंडिंग्स, उसके नेचुरल हैबिटेट को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना होगा, उसमें दिक्कतें नहीं करनी होगी। कहता है पेसिंग अप डाउन, रेस्टलेस एंगर, लॉस्ट प्राइड। वो जब जैसे ही जेल में जाता है वह अपनी एंगरनेस भूल जाता है, वह अपने प्राउड, जो उसका प्राइड है, जो उसका गर्व है, जिस पर वो अपने आप को दहाड़ता है, गर्व करता है, उसका लॉस हो जाता है। अगर बंदर है तो वो क्या करता है, मिमिक्री करते रहता है, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, वहां भी अपने नेचुरलिटी को लॉस करता है। बर्ड्स बीटिंग विंग्स अगेंस्ट केज, डिजायर फॉर फ्रीडम,
वो पिंजरे में ही अपने पंख को फड़फड़ाते हैं कि कैसे हम किसी तरह इस पिंजरे से बाहर निकल जाएं, डिजायर ऑफ फ्रीडम। एंड एलिफेंट जो है वो साइलेंटली स्टैंड करता है, सैडनेस, दुखी मन से चुपचाप वह कैद रहता है। तो हम अगर प्रिजनर्स को जू में रखेंगे तो उनकी जो अपनी नेचुरल आइडेंटिटी है, उनकी जो वास्तविक जो अपनी पहचान है, जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं, चाहे उनका स्ट्रेंथ हो, चाहे उनकी क्वालिटी हो, उस पर डिग्रेडेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको हमने क्या किया, अनबैलेंस कर दिया। जिस जगह उनको होना चाहिए उस जगह से हटा के हमने उनको प्रिजन में डाल दिया। नेक्स्ट, अब नेहरू जी का क्या मार्ग था, लेशन था जू के प्रति, क्या उन्होंने इस चीज को दर्शाया है, ये हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। तो पहला कहता है कि फ्रीडम इज नेचुरल, यस, एवरीबडी जस्ट वांट्स टू हैव नेचुरल फ्रीडम विद हिम और हर। सबको खुली आजादी चाहिए, क्योंकि वह खुली आजादी में जब सांस लेगा तो अपने तरीके से लेगा, स्वच्छंद रूप से लेगा, किसी के दबाव में नहीं लेगा। सो टू लिव फ्रीली इज द फर्स्ट लॉ ऑफ नेचर। सबको फ्रीडम के साथ रहने का, आजादी के साथ रहने का अधिकार है, यह नेचर का पहला रूल है। दूसरा, एम्पैथी, सिंपैथी और एम्पैथी दोनों, सिंपैथी किसी के प्रति सहानुभूति होना, और जब हम किसी के दर्द में जब उन चीजों को खुद की अनुभूति करते हैं वह होता है एम्पैथी, मतलब उसको हम खुद लाइफ जीते हैं। किसी के कष्ट, किसी को कष्ट में मदद करना और किसी के कष्ट को अपने ऊपर लेकर करके उन चीजों को खुद एहसास करना, यही एम्पैथी है। तो सिंपैथी और एम्पैथी दोनों में ये डिफरेंस है। इफ वी फेल इन प्रिजन, एनिमल्स मस्ट फील टू। अगर हमें प्रिजन में दर्द होता है, हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, तो जानवरों को क्यों नहीं, वो भी वैसे ही दर्द महसूस करते हैं, अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। तीसरा है क्वेश्चनिंग सिविलाइजेशन के ऊपर एक प्रश्न उठ जाता है, आर वी रियली सिविलाइज्ड इफ वी टेक अवे फ्रीडम? क्या हम अपने आप को रियल में सिविलाइज बोलेंगे जब हम किसी की आजादी को छीन लेंगे, उसको हम प्रिजन में डाल देंगे, उसके जो नेचुरल हैबिटेट को है वो कम कर देंगे? ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम उस हमारे अपने सिविलाइजेशन पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। एंड लिंक टू फ्रीडम स्ट्रगल, ब्रिटिश केज इंडिया, वी मस्ट नॉट केज अदर्स। जैसे ब्रिटिशर्स ने हमें केज में डाल दिया, हमें फ्रीडम, जब हम लड़ाई के लिए, अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़े तो उन्होंने हमें कैद कर दिया, वो हमें नहीं करना है। हमें जिसका जो नेचुरल हैबिटेट है, जिसका जो नेचुरल सराउंडिंग्स है, नेचुरल होम है, उसके अकॉर्डिंग उसको फ्रीडम में रहने की आजादी हमें देनी होगी। अब इस टॉपिक पे नेहरू जी का क्या आर्ग्यूमेंट था, उस आर्ग्यूमेंट को हम लोग देखेंगे, जिसमें उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए अपने आर्ग्यूमेंट्स में। पहला कहता है फॉर एंटरटेनमेंट वी लॉक देम ऑफ आवर फन। बिल्कुल, हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए, हम अपने खुशी के लिए क्या करते हैं, उनको प्रिजन में डाल देते हैं। दैट इज द एंटरटेनमेंट के लिए। दूसरा है फॉर एजुकेशन, बट दे रियली नथिंग दे कैन सफर। अगर हम रियल में एजुकेटेड हैं, रियल में हम लोग अगर शिक्षा लिए हैं, तो हम कभी भी किसी को भी अपने अधीन नहीं रखेंगे, किसी को हम प्रिजन में नहीं रखेंगे, अपनी सुख सुविधा और अपनी खुशी के लिए। इसलिए हमारा रियल एजुकेशन तभी होगा जब हम सबको उसके अकॉर्डिंग रहने के लिए, स्वच्छंद रहने के लिए हमें उसको आजादी देंगे। तीसरा, अल्टरनेटिव सैंक्चुरीज बहुत सारे एस्टैब्लिश्ड हैं, फॉरेस्ट, मिड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। सिंपल, अ जू इज ए प्रिजन हाउस ऑफ एनिमल्स। सिंपल है कि हम जो हैं उनको अपने नेचुरल, जैसे जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, उनका नेचुरल हैबिटेट जंगल है, फॉरेस्ट है, वहां जितने अच्छे तरीके से वो रहेंगे, वो प्रिजन में आप लाख उनको सुविधाएं दीजिए, वो प्रिजन है। सेम स्थिति में जब हम अपने घर पे सूखी रोटी खाएंगे, लेकिन अगर जेल में हमें अच्छे पकवान भी मिलेंगे तो हमारे लिए वो अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम दूसरे के अधीन हैं, हमें दूसरे के अधीन नहीं रहना है। यह आर्गुमेंट दिया उन्होंने जू के बारे में। अब इनको उन्होंने ह्यूमन बीइंग के रूप में करेक्शन किया, कनेक्शन विद ह्यूमन प्रिजन। क्या कनेक्शन किया? कहते हैं कि आई अंडरस्टूड माई ओन प्रिजन बेटर। मुझे खुद का अपना प्रिजन जो है वो ज्यादा बेटर है। क्यों?
क्योंकि ही रियलाइज हाउ इट फील्स टू लूज ऑफ फ्रीडम। उनको यह एहसास हुआ कब? जब वो जेल में कैद हुए। प्रिजन का रियल अर्थ क्या होता है, बंधन का क्या अर्थ होता है, हम किसी के अंदर में अधीन हो जाते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, जब हम रियल में उस अपने फ्रीडम को लूज करते हैं तब पता चलता है। बोथ प्रिजनर्स एंड केज्ड एनिमल्स, प्रिजनर्स और जो पिंजरे में कैद जानवर हैं, डेवलप सेम साइकोलॉजी। दोनों की जो मानसिकता है, जो साइकोलॉजी है, वो सेम है। रेस्टलेसनेस एंड डलनेस, वह अपने आप को बिल्कुल डलनेस महसूस करेगा। जो उसका अंदर का जो नेचुरलिटी है वह कम हो जाएगा। उसके चेहरे पे, उसके अपीयरेंस पे, उसके बॉडी लैंग्वेज पे यह साफ साफ बिल्कुल दिखेगा कि उसको हमने नेचुरलिटी से अलग किया तो उसका क्या इम्पैक्ट उसके बिहेवियर पे, उसके जेस्चर पे, उसके पोस्चर पे, उसके बॉडी लैंग्वेज पे, सब पे अलग अलग पड़ गया। मैसेज क्या होगा? पनिशमेंट शुड रिफॉर्म नॉट डिस्ट्रॉय द स्पिरिट। अगर किसी ने गलती की है तो उसको सुधारने का एक मौका दीजिए, ना कि उसके फ्रीडम के स्पिरिट को जो जिलनेस है उसको ही खत्म कर दें। क्योंकि अगर उसके फ्रीडम को खत्म करेंगे तो वह सक्षम सोच नहीं पाएगा और धीरे धीरे क्या हो गया, वह अपने आप को डैमेज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जिस वे में उसको रहना था उस वे से तो आपने उसको अलूफ कर दिया। उसको आइवरी टावर, एक वर्ड आता है आइवरी टावर, मतलब कि अकेलापन, जहाँ पे कोई नहीं हो और हम उसको बिल्कुल एक जगह कैद कर दें। जैसे ही उसको कैद करेंगे उसका जो सोचने का क्षमता होगा, उसकी जो नेचुरल चीजें होगी अपने आप धीरे धीरे ऐसा समय आएगा कि वो सब कुछ भूल जाएगा। अगर किसी जानवर को लगातार अब 10 साल तक पिंजरे में बंद कर दीजिए तो क्या करेगा? वो उड़ना जो है, जिस रूप में वो पहले उड़ता था, शायद वो उन चीजों को भूल जाए। तो यह है हमारी नेचुरल आइडेंटिटी। अगर कोई इसके साथ छेड़छाड़ करेगा तो क्या होगा? उसका असर उस पर दिखेगा। तो वैल्यू क्या है इसका? कंपैशन ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। हर लिविंग बींग्स के, लिविंग क्रिएचर्स के, इन द वर्ल्ड के, सबका एक अपना कंपैशन है। उसके अंदर एक पैशन है कि हमें जुनून है कि हमें ये चीज करना है। और उस जुनून को अगर आप बिल्कुल कम कर दें या उनको बिल्कुल ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो गया? उसकी आइडेंटिटी खत्म होगी और खत्म होगी तो वो अपने चीजों को वो भूलना स्टार्ट कर देगा। अब नेहरू जी का विजन क्या था इंडिया के प्रति, हम इसमें देखेंगे थोड़ा सा पॉइंट्स कि उनका रियल विजन क्या था। कहता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, व्हाट काइंड ऑफ इंडिया, इंडिया को कैसे प्रोजेक्ट किया गया। आजादी से पहले की चर्चा हमने की, आजादी के बाद क्या उनका रिस्पॉन्स था। कहता है कि ये फ्री इंडिया, नो वन इन प्रिजन ऑफ पॉवर्टी, कास्ट और कोलोनिज्म। देख लीजिए, जैसे ही हम आजाद हुए हमने क्या किया? नो वन इन प्रिजन, कोई भी व्यक्ति जेल में कैद नहीं रहेगा, कोई भी पॉवर्टी में नहीं रहेगा, गरीबी से उसको बाहर निकालना होगा। कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, इसके ऊपर हमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ऑल मेन एंड वीमेन, ऑल ह्यूमन बींग्स, ऑल क्रिएचर्स इन दिस वर्ल्ड आर इक्वल and they all have the creatures of the God, so we all are equal. This may be happens. Next, a compassionate India, respect for humans and animals. जितना रिस्पेक्ट हम ह्यूमन बींग को देते हैं उतना ही रिस्पेक्ट हमें एनिमल्स को भी देना है, क्योंकि उसको समान अधिकार है। यह नहीं कि वो जानवर है तो उसके साथ बदसलूकी करेंगे, नहीं, हमारा कोई अधिकार नहीं है कि जानवरों के साथ हम किसी तरह का बदसलूकी करें। जैसे हम अपने लोगों के साथ, अपने ह्यूमन कम्युनिटी के साथ अच्छे से पेश आते हैं, अच्छे से बिहेवियर लाते हैं, तो जानवरों के साथ भी हमें वैसा ही करना होगा। देन अ साइंटिफिक इंडिया, एक मॉडर्न साइंटिफिक इंडिया का कंसेप्ट लाया जिसमें स्टडी एनिमल्स इन नेचुरल हैबिटेट नॉट इन केजेज। उसमें यह स्टडी किया गया कि उनका जो नेचुरल होम है, जो नेचुरल शेल्टर है, नेचुरल आश्रय है, वह जंगल और फॉरेस्ट है, न कि जेल है और कैद है, मतलब कि पिंजरे में वो बंद रहे। ये हमने साइंटिफिक मॉडर्न इंडिया के कंसेप्ट को बना। तो 3 चीजें उन्होंने आफ्टर इंडिपेंडेंस किया। अब कोट क्या हुआ? द ओनली वे टू मेक ए मैन और एनिमल हैप्पी इज टू गिव फ्रीडम।
किसी को भी अगर खुश देखना चाहते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे वो क्रिएचर्स हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, जो भी हो, अगर उसको हम खुश देखना चाहते हैं तो गिव फ्रीडम। क्या करना होगा? उसको हमें आजादी देना होगा। अगर हमने उसको स्वच्छंद आजादी दे दिया तो वह अपने अनुसार रहना शुरू करेगा। ये हमारा मैसेज था, विजन ऑफ नेहरू जी फॉर इंडिया। इंडिया के प्रति उनका विजन ये था। कब? आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब थोड़ा सा इसको हम लोग केस स्टडी में डिस्कशन करके एक पार्ट बनाते हैं आपके लिए, क्योंकि आप इसको डिस्कस करेंगे। द मोर यू डिस्कस द मोर यू लर्न। सो व्हाट हैपेंड? इज नेहरूज आइडिया स्टिल वैलिड इन 2026? क्या जो नेहरू जी का आइडिया था जू के प्रति, एनिमल्स के प्रति, ह्यूमन बींग्स के प्रति, वो अभी बरकरार है? कहता कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, प्रोजेक्ट टाइगर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। मैंने बताया ना कि अभी बाघों के ऊपर अभी वर्ल्ड टाइगर डे हम लोग कुछ दिन पहले मनाए हैं, जिसमें यह देखा गया कि इनकी संख्या धीरे धीरे वो 1085 के आसपास रह गई, जिसमें से सबसे ज्यादा अगर बाघों की संख्या कहीं पाई गई तो हमारे कंट्री में पाई गई। तो उनको बचाना हमारे लिए चैलेंजिंग है। इसके लिए बहुत सारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्टैब्लिश किए गए, प्रोजेक्ट टाइगर स्टैब्लिश किया गया, ताकि उनको कैसे हम अगर नहीं बचा पाए तो दिन ऐसा आएगा कि इनकी प्रजाति जो है वो विलुप्त हो जाएगी। दूसरा, एथिक्स डिबेट, जूस वर्सेस एनिमल राइट्स। आप एक दूसरे के साथ डिबेट करिए कि जू वर्सेस एनिमल राइट्स दोनों के बीच में क्या क्या हम डिबेट कर सकते हैं। तीसरा, क्लाइमेट क्राइसिस, जो कि एक बर्निंग है। आज हमारा जलवायु जो है अचानक से कुछ भी परिवर्तित हो जाता है, कभी भी मौसम कुछ भी चेंज हो जाता है। क्या है ये? नेचुरल, ये क्लाइमेट क्राइसिस का एक पार्ट है। सो डिस्ट्रॉइंग नेचुरल होम्स ऑफ एनिमल्स, पुटिंग देम इन प्रिजन। हम उनके नेचुरल जो है शेल्टर है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगलों की धरले से कटाई कर रहे हैं और उनको प्रिजन में शिफ्ट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन क्या बनता है? आर सर्कसेस एंड जूज एथिकल इन मॉडर्न इंडिया? ये आपके लिए प्रश्न छोड़ते हैं, इसको आप डिस्कस करेंगे अपने पार्टनर के साथ और आप हमें कल नेक्स्ट क्लास में हमें बताएंगे। इसको आप नोट कर लीजिए कि आर सर्कसेस एंड जूज एथिकल इन मॉडर्न इंडिया? क्या इस मॉडर्न इंडिया में सर्कस और जू जो है एथिकल पार्ट हैं? इसके ऊपर आप लोग एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन करने के बाद फिर हम लोग आपके साथ इस पर इंटरेक्शन करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।